नमस्कार, स्वागत है आप सबका योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में, और स्टॉक स्पेसिफिक सलाह चाहते हो या शेयर बाजार जो भी जानकारी आप चाहते हो, आप हमें अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, और इस नंबर पर एसएमएस के जरिए भी अगर आप चाहें तो सवाल छोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर हमें देख रहे हैं आप, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सवाल, खासतौर से अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें। सवाल जब पूछ रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्टॉक स्पेसिफिक सलाह चाहिए हो तो ज़रूरी है कि स्टॉक का नाम बताएं, किस भाव पर आपने ख़रीदा है और कब तक आप इसमें निवेशित रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके मुताबिक ही आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। आज हमारे साथ मेहमान है योजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और एंजल वन राजेश भोसले। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों से बात करना शुरू करें उससे पहले बाजार का एक चेक फटाफट, जहां हम देख रहे हैं कि फिलहाल 220 के लेवल्स काफ़ी सपाट निफ्टी और बैंक निफ्टी देख रहे हैं 260 अंक नीचे फिलहाल 55,380 के लेवल्स पर काज करता हुआ। सेंसेक्स हालांकि अभी भी 260 अंकों की तेज़ी के साथ यहाँ पर 9856 के लेवल्स पर फिलहाल काम करता हुआ। मार्केट ब्रेथ देखिए 1018 एडवांसेस और 1549 डिक्लाइंस हैं। और तमाम आईटी काउंटर्स, HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, तमाम काउंटर्स में आप देखिए तेज़ी का रुझान। HCL टेक यहाँ पे क्लियरली 6.5% भागता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों का असर और जिस तरह से हमने विदेशी बाजार यानी नास्डैक में देखा एक रफ्तार का आलम आईटी काउंटर्स में, वही एक पैन आउट होता हुआ हमारे तमाम आईटी काउंटर्स पर भी। लेकिन इसके अलावा दबाव में फिलहाल श्रीराम फाइनेंस लगभग 1% ट्रेंड, HDFC, कोटक महिंद्रा, आयशर, SBI सभी में हम देख रहे हैं लगभग 1.25 से 1% तक की कमजोरी अभी के सत्र में फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों लेकर आपके स्क्रीन पे, जहां पर जमकर खरीदारी सेशन आज गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स देखिए, मैक्रोटेक देखिए, शोभा, फिनिक्स, इनमें सब में हम देख रहे हैं 2 से 4% तक की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों पर भी नजर बनी रहेगी। आज अभी अहम नतीजे हैं, टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे आज आएंगे, LTI, माइंट्री, डालमिया भारत, कैनफिन होम जैसे नतीजों पर हमारी नजर रहेगी और उसके मुताबिक भी हमारे एक्सपर्ट से हम लेंगे। लेकिन बाजार की चाल पर एक फंडामेंटल और टेक्निकल राय बहुत जरूरी हो जाता है। गौरांग, पहले आप बताइएगा कैसे देखते हैं बाजार को आज। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। 7 अप्रैल 2025 इसी महीने की तारीख 21,800 के नीचे स्तर देखे थे हमने कविता, ट्रंप के टैरिफ तांडव तलवार को लेकर के, और आज हमने करीबन 24,300 के आसपास के स्तर देखे, करीबन 24,200 के आसपास कामकाज। तो पिछले मेरे ख्याल से 16 दिनों में एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी ने हमारे बाजार में आते हुए देखी, जो काफी सराहनाजनक है। यहाँ से शायद आपको थोड़ा बहुत करेक्शन, जैसे हमने आज देखा, इंट्राडे करेक्शन आ सकता है, या फिर 1-2 दिन मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है बाजार। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से ऊपर की तरफ के दायरे हमने देखे हैं। लेकिन अगर आप छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा छोड़ करके लंबी अवधि की बात करते हैं, तो हमें लग रहा है कि सबसे पहले तो ये जो खबरें आई हैं अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ को लेकर के, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम नरमी भला माहौल में बातचीत करेंगे, हम विचारधारा भी खुली रखेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है। दूसरा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, तिमाही नतीजे चौथी तिमाही के आने के शुरू हुए उसके पहले, हमारी विचारधारा ये है जियोजित इन्वेस्टमेंट्स में कि चौथी तिमाही के नतीजे बड़े तौर पर सहारा देगा बाजार को, और जो पड़ाव है उसके पार जाने के लिए फिलहाल 24,200 और 24,300 के बीच में काफी सारे पड़ाव है जिसको पार करना है। लेकिन 24,300 के पार करके निर्णायक तरीके से बंद दे दिया कविता, तो 24,500 भी हम देख सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत सहायता, कच्चा तेल अगर नीचे आता है, रुपया थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है, तो ये सब कारण है जो बाजार को मेरे ख्याल से सकारात्मक रुझान देने की संभावना रखते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, हम काफी ऊपर आए हैं, तो मुनाफा वसूली छोटी मध्यम अवधि के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो बाजार में आकर के करें, उसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन
लंबी अवधि के लिए सकारात्मक नजरिया। बाजार पर एक विस्तृत नजरिया लंबी अवधि का, खासतौर पे गौरांग सर की तरफ से। अपने दर्शक का सवाल लें, उन्होंने एशियन पेंट्स पर सवाल पूछा है, लेकिन उससे पहले मैं राजेश आपके पास आना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूँ। ज़रा टेक्निकल लेवल्स पे बाजार में बताइए कहाँ कहाँ नज़र रखी जाए। हम कल भी जब चर्चा कर रहे थे तो यही गुंजाइश बन रही थी कि अब शायद लोअर लेवल्स पे भी अब कहीं ना कहीं रखनी होगी। जी नमस्कार प्रशांत जी। जी देखिए, जैसे गौरांग सर ने हाईलाइट किया है, ऑलमोस्ट एक 12% की अपमूव देखने को मिला है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ओवरबॉट में कहीं मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बट अगर आप फेब और मार्च का स्विंग हाइज देखें तो कहीं ना कहीं 23,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, तो उसको ब्रेकआउट करने के बाद टेक्निकली एक प्राइस पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी डिप आता है 24,000 के आसपास या तो 23,900 के आसपास, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो बट ये एक शॉर्ट टर्म पेन है, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। इमीडिएट अपसाइड अगर आप देखें तो 24,600 के आसपास आ रहा है, ये एक गोल्ड रिट्रेसमेंट है, एंड उसके बाद हम 25,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पेन है, बट बायस पॉजिटिव रखे, कोई भी डिप आता है तो बाइक की रणनीति रखनी नजरिया और लेवल से उनका ध्यान रखिए। चलिए अब अपने कॉलर पंकज का सवाल लेते हैं। एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू है, इसलिए मैं राजेश जी आपके पास ही आऊँगा। इन्होंने 23 शेयर लिए हुए हैं 3,050 के भाव पे, और शॉर्ट टर्म के नज़रिए से एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहते हैं। इनके भाव से फिलहाल नीचे है स्टॉक का, बताइए क्या करना चाहिए। प्रशांत जी, एशियन पेंट्स एक फ्रंटलाइन काउंटर है, बट अंडर परफॉर्म किया है। अभी रिसेंट टर्म में अगर आप मार्च के स्विंग लो से देखें तो एक रिवर्सल देखने को मिला है। ये रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यू हो सकता है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 2600 से 2650 अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो वहां तक के लिए होल्ड रखिए, बट वहां पे आता है तो वहां पे रीचेक करना होगा चार्ट्स को। पॉसिबली होगा तो वहां पे एग्जिट करना होगा। फिलहाल अभी इन लेवल्स पे होल्ड रखने की सलाह होगी। नीचे में अगर आप देखें तो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 2300 के आसपास। राइट, दर्शक के सवाल लेते हैं, लेकिन गौरांग क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो आपके एनालिसिस का जितना हो सके हम भरपूर फायदा हमारे दर्शकों को दिलाना चाहते हैं। बैंकिंग काउंटर्स और जिस तरह से मार्केट रैली में इनका सहयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है काफी अरसे बाद, हम उस पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। सरप्राइजिंगली आप बेहतर समझा पाएंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही बैंकों को देख रहे हैं, अलग अलग साइजेस, एक्सपोजर और लोन बुक्स जो कि लीड कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमी बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है जब इस सेक्टर में हम इस तरह की रैली आती हुई देखते हैं। अब ये हमें समझना है आपसे कि फिलहाल जो हमें एक लंबे समय के बाद बैंकिंग काउंटर्स में नतीजों का सीजन है, काफी कुछ डिपेंड करता है नतीजों पर, लेकिन काफी शॉर्ट टर्म होगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रही हूँ। जिस तरह की ये रैली पैन आउट होती हुई दिखाई दे रही है, जो सिनेरियो बन रहा है रेट कट का, काफी ऑप्टिमिज्म है। एक्सपर्ट से लगातार बातचीत होती रहती है, आपसे भी हम बात करते हैं। तो बैंकिंग मेरे ख्याल से ऐसा क्षेत्र है जो सभी के रडार पे पहला है इन टर्म्स ऑफ प्रेफर्ड सेक्टर्स। आपकी क्या राय? कविता, हमारी विचारधारा ये है कि वित्तीय क्षेत्र, और जब मैं वित्तीय क्षेत्र की बात करता हूं तो हम सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज, ये पूरा सम्मिलन हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड हो जाता है वित्तीय क्षेत्र का। किसी से पक्षपात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी खरीदारी की राय सरकारी बैंक में भी है, हमारी खरीदारी की राय निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज में है। हमारा आकलन ये कहता है कि आने वाले वर्षों में हमारे यहाँ जो भारत देश है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की पूरी क्षमता रखता है, और वहां पर हम प्रवास भी कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा देश सरकार की नीतियों को लेकर के जो निर्भरता इंपोर्ट को लेकर के थी, आयात को लेकर के थी, उसको परिवर्तन करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक देश बनाने का प्रयास। ये सभी पहलुओं में अगर आप देखें और मौजूदा परिस्थिति में देखें तो ऋण की मांग निरंतर हर वर्ष धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। आने वाले वर्षों में 2, 3, 4, 5 वर्षों में और भी बढ़ेगी, क्योंकि पूंजी एक बहुत ही अहम, ऋण एक बहुत ही अहम चीज होती है। अगर आपको अपने जो विचारधारा है आगे बढ़ने के लिए उसको पूरा करना है, और एसेट क्वालिटी, कॉस्ट नेट नीचे आ रही है, प्रोविजनिंग्स वापस आ रही है बैंक्स की बैलेंस शीट में, मार्जिन्स सुधर रहे हैं, एडवांस डिपॉजिट का आंकड़ा देखिए वहां पे भी सुधार हो रहा है।
और आगे जाकर के जो ब्याज दरों की आपने कटौती की बात की, तो महंगाई दर नियंत्रण में है, आगे जाकर के और भी नियंत्रण में आएगी। अच्छा अनुमान मौसम विभाग से मेघराज का आशीर्वाद हमारे देश पर रहेगा, उससे और भी सहूलियत हो महंगाई दर को नीचे आने के लिए। तो आकलन ये कहता है कि दिसंबर 2025 तक कम से कम 2 ब्याज दरों में कटौती 0.25 यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट की होने की संभावना है। टोटल 0.50 प्रतिशत की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी बैंक्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स और मजबूत एनबीएफसी सभी अच्छा रुझान करेंगे। अगर 2 या नाम लेने हो हर एक श्रेणी में से जो मैंने आपकी बात करी है, तो सरकारी बैंकों में से प्राथमिकता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ऐसे बहुत सारी बैंक है लेकिन प्राथमिकता ये 2 को बैंक को दे। निजी क्षेत्र की बैंक्स में एक्सिस बैंक के नतीजे इस हफ्ते आएंगे, कविता मेरे ख्याल से कल या परसों ही आएंगे, लेकिन जो नतीजे जीत चुके हैं तो उसके आधार पर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एनबीएफसीज में हमें लग रहा है कि चोलामंडलम और श्रीराम, ये 2 एनबीएफसी जो डाइवर्सिफाइड एमसीएफसी है, नतीजे काफी अच्छे आने का अनुमान है राय आपको मिलती हुई एचडीएफसी बैंक पे। बढ़ते आगे और एनबीसीसी पर हमारे एक अगले दर्शक हैं, यूट्यूब के जरिए इन्होंने सवाल पूछा है। साहिल नाम है इनका और इनकी बाइंग प्राइस है 48 की, 48 रुपए की 1200 शेयर टोटल हैं इनके पास, और पूछ रहे हैं कि अभी प्रॉफिट बुक कर लूं या बने रहूं, और लंबी अवधि का अगर नजरिया रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या राय बनती है। तो चलिए बताइए, एनबीसीसी कैसा लगता है आपको? पूछ रहे हैं कि क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए एनबीसीसी में इस वक्त या लंबी अवधि के हिसाब से रख लेना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन व्यूअर को अच्छे लेवल्स पे बाय किया है एंड उसके बाद काफी अच्छा अपमूव भी देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे सलाह ये दूंगा कि हो सके तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नवंबर से जो है स्टॉक अपने 200 डीएमए को सरपास नहीं कर पा रहा है। दिसंबर में रेजिस्टेंस लिया था, जैन में रेजिस्टेंस लिया था एंड अभी देखे तो यहाँ पे भी 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 102 105 क्रॉस नहीं करता, थोड़ा सा हायर लेवल पे स्ट्रगल कर सकता है। तो यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड नीचे में वापस 90 के आसपास आता है तो वहां पे री एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इसके लिए थोड़ा सा पार्शियल कर सकते हैं। पे पार प्रॉफिट बुक करने की सलाह, 90 तक आएगा तो आपको री एंटर करने की सलाह दी राजेश की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और बीपीसीएल के स्टॉक पे सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक देवेंद्र, और इन्होंने बीपीसीएल की एवरेज प्राइस अपनी 318 जो है बता रखी है, और फ्यूचर प्रॉफिट्स तो मेरे ख्याल से ये लंबी अवधि का ही एक नज़रिया पकड़कर चल रहे हैं गौरांग। चलिए, यहाँ पर काफ़ी सारे एनालिस्ट कॉल्स के हिसाब से बेरिश एक मोमेंटम गौरांग बनता दिखाई दे रहा है बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडिया की अगर हम बात करें। आपका क्या व्यू और देवेंद्र को लेकर क्या सलाह? देखिए कविता, ऐसे तो बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। इसके साथ साथ जो ये होगी आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसीज जिसे हम कहते हैं, इसके साथ साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन में ओएनजीसी और गेल, ये जो 2 सरकारी कंपनियां हैं, वहां भी खरीदारी की राय है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि छोटी मध्यम अवधि में जिस प्रकार से घोषणाएं अमेरिका से टैरिफ को लेकर के हो रही है और अब थोड़ा बहुत समझदारी से आगे चलने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने करी है, ऐसी परिस्थिति में कच्चे तेल के दाम आने वाले समय में थोड़े बहुत नरम रहने की संभावना है। तो एक प्रकार से इन्वेंट्रीज बिल्डअप लंबी अवधि की अगर आप बात करें, यानी कि लंबी अवधि के लिए अगर कच्चे तेल के दाम नीचे रहते हैं तो इन्वेंट्रीज को लेकर के जो एडजस्टमेंट होना है वो हो जाता है, और फिर थोड़ा बहुत मार्जिन जो होते हैं रिफाइनिंग के वो सुधरने के आसार। उसके साथ साथ क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं तो अनुमानित हर साल आपको 20% के आसपास डिविडेंड मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है, लेकिन वो एक केवल मापदंड नहीं है कविता जिसके आधार पर हम निवेश करते हैं। हम निवेश करते हैं कि शेयर के दाम में भी वृद्धि हो, नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर। तो समय लगेगा मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थोड़ी बहुत स्थिरता नतीजों को लेकर के आने के लिए, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हैं। 200 के नीचे, माफ कीजिएगा, 300 के नीचे और 280 के करीब मुनाफी वसूली की बाजार में आता हुआ दिखता है तो नया निवेश भी कर सकते हैं, और अगर ऊपरी स्तर पर आपने लिया है तो 300 के नीचे और 280 के आसपास थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं आप। विस्तृत नजरिया आपको स्टॉक पर मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे। अखिल हमारे अगले दर्शक हैं और
अशोक लेलैंड पर राय जानना चाहते हैं। मैं एक बार बाइंग प्राइस बता देता हूं राजेश, 260 के लेवल पर उन्हें खरीदारी की हुई है और टोटल 700 शेयर हैं। कहें कि घाटे में हूं अभी, क्या और शेयर खरीद के एवरेज किया जाए या अभी बने रहें, अपने लेवल्स का इंतजार किया जा सकता है, और क्या नजरिया बन रहा है ये अखिल जानना चाहते हैं। राजेश जी, अशोक लेलैंड में काफी अच्छा एक रन देखने को मिला है लास्ट 2 वीक में, एंड बायस अभी भी पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट करा स्टॉक जो है यहाँ से 245 टू 250 का रन देखने को मिल सकता है, तो बायस पॉजिटिव है। अगर इनको ऐड करना है तो जो ब्रेकआउट लेवल है 218 219 के आसपास, तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट है, पॉसिबली स्टॉक जो है 245 255 के अपसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अशोक लेलैंड पर राजेश की ये सलाह है। एक और छोटी अवधि का राजेश सवाल आ रखा है यहाँ पर मिस्काउ डॉग को लेकर। हमारे दर्शक का नाम है अशोक और इन्होंने खरीदारी कर रखी है 2783 पर। शॉर्ट टर्म में ये पूछना चाह रहे हैं कि फिलहाल क्या निकल जाना सही होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा सा स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस पे है, लाइफ टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा लंबी अवधि का राय देना चाहूंगा कि यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। 2500 के आसपास स्टॉक में काफी अच्छा बेस बना है, एंड अगर एक 6 से 8 महीने के लिए होल्ड रखते हैं तो पॉसिबली स्टॉक जो है 3000 से 3200 लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा नियर टर्म के साथ स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से काफी बढ़िया लग रहा है। 3000 से 3200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्काउट डॉग पर अशोक को ये सलाह। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी दर्शकों से बातचीत जारी है, और अगर आपको भी अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। फटाफट अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और ब्रेक के बाद उनका जवाब दिया जाएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए फटाफट से और भी सवालों को चर्चा में शामिल करते हैं, और बैंकिंग की ही बात कर रहे हैं तो यस बैंक पर हमारे अगले दर्शक का सवाल है। अनिल नाम है और यूट्यूब पर सवाल पूछा इन्होंने। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 12 रुपये के भाव पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। 1831 शेयर हैं और लंबी अवधि का जो है वो नज़रिया लेकर चल रहे हैं। राजेश, यस बैंक पे क्या राय बन रही है? 18 रुपये पे है ये स्टॉक फिलहाल, 12 रुपये पे ख़रीदारी इन्होंने की है। क्या मुनाफा बांध लिया जाए, कहीं और देखा जाए, या लगता है कि थोड़ा और अपर साइड पे आए उछाल तब वहाँ से एग्जिट लिया जाए? देखिए प्रशांत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी अच्छे लेवल्स पे बाय किया है, एंड काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बैंकिंग स्पेस में कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। डिप आता है तो डिप में बैंकिंग स्पेस में डिप आता है तो सलाह होगी कि HDFC एंड ICICI में शिफ्ट कीजिए। थोड़ा सा हाई वैल्यू काउंटर, बट येस बैंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सलाह नहीं दूंगा कि एंटर करना। अच्छे लेवल्स पे तो एक बार बुक कीजिए एंड स्विच कीजिए HDFC और ICICI बैंक में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यस बैंक के अलावा आज कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं। राजेश, उन पर मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा बात कर लें आपके साथ। और देखिए, LTI माइंडट्री, क्योंकि IT पैक का ही हमने सुबह से जिक्र देख रखा है, और यहाँ पर अच्छा मोमेंटम भी आज पूरे इंडेक्स दिखाई दे रहा है, लगभग 3.25%, ये भी ऊपर ही है। तमाम काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी है। ये बताइएगा, LTI माइंडट्री के नतीजों को लेकर आपका अनुमान, और अब रणनीति के लिहाज से पूरे IT पैक में आपको क्या पसंद होगा? कविता जी, बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है, बट अदर हैंड IT स्पेस में एक यहाँ पे पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। LTI माइंडट्री के बारे में स्पेशल बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो पॉसिबली जो इसका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 4800 के आसपास, तो वहां तक एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। IT स्पेस में स्पेशल बात करें तो HCL टेक और टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है। HCL टेक ऑलरेडी काफी अच्छा बाउंस किया है आज के सत्र में, एंड पॉसिबली ये 1700 के लेवल्स आने वाले समय में HCL टेक में देखने को मिल सकता है। सिमिलरली टेक महिंद्रा भी अगर देखें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है, एंड वहां से रिबाउंड किया है, तो इस
पॉसिबली एक 1550 के एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आईटी स्पेस एक शॉर्ट टर्म में एक रिबाउंड या फिर पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। है राय आईटी पॉकेट्स पर और आई माइंट्री पर। बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत साहब। अक्षय, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए। जी गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो ऑप्शन की रणनीति, ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है सन फार्मा। स्टॉक में अच्छी मोमेंटम इंट्राडे में देखने को मिल रही है और ओवरऑल प्राइस सेटअप भी काफी स्ट्रांग है। पर आपको ट्रेड बिठाना है मे सीरीज में, तो मे सीरीज में 1760 ये स्ट्राइक आपको चुनना है कॉल की, और इसमें आपको फर्स्ट टारगेट ऑप्शन प्रीमियम पे बनाना है 77 का। सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट 94 तक बन सकता है, और ये ट्रेड में आपको 42 ये ऑप्शन प्रीमियम स्टॉप लॉस बनेगा। कुल मिला के अगर मुझे ये स्ट्रेटेजी को मोनेटाइज करना है तो अप्रोक्सीमेट टारगेट प्रॉफिट पोटेंशियल 8500 का होगा, और ये रिस्क ये ट्रेड में आपका होगा 4700 का। चलिए तो यहाँ पर अक्षय भागवत की ऑप्शन की रणनीति और सन फार्मा की रिकमेंडेशन है। यहाँ पर लक्ष्य लगभग 77 पहला, उसके बाद 94, स्टॉप 42 का, अधिकतम नुकसान आप बता रहे हैं 4700 और मुनाफा 8500 का। अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने दिया और अपनी रणनीति बताई। लगे हाथों दर्शकों को एक एफएनओ ट्रेडिंग पर रिस्क डिस्क्लोजर भी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग करना थोड़ा सा जोखिम भरा रह सकता है, लिहाजा सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। और चलिए हम देख रहे हैं क्लियरली बैंक निफ्टी अपने डे हाई से लगभग फिलहाल हम देख सकते हैं 868 अंक नीचे है, और उसके अलावा काफ़ी सीमित दायरे में, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं आज की चाल में। जहां तक बाजार की बात है, काफ़ी फ्लैट निफ्टी भी फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस बीच एक सवाल टाटा मोटर्स पर। गौरांग, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आरिफ खान का सवाल लेते हैं कोलकाता से। टाटा मोटर्स में खरीदारी कर रखी है, होल्ड करना चाहते हैं, और 635 ये है इनकी बाइंग प्राइस है। तो कविता, पहले तो निवेश का स्तर बहुत महफूज अगर लंबी अवधि का नजरिया है, और लक्ष्यांक में अगर आप बात करें तो फिलहाल जो भी स्थितियां हैं, खास करके जैगवार लैंड रोवर जो पहले एक्सपोर्ट्स होती थी अमेरिका को, वहां पर थोड़ी बहुत विराम लिया, क्योंकि टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण है। लेकिन हमें लग रहा है कि बाकी अन्य परिस्थितियां काफी सकारात्मक है। पहले तो विभाजन होने की बात, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल अलग रूप में लिस्ट होगी। दूसरी, बैलेंस शीट जो डेट है वो कम करने की बातें की, वो भी संभव है आने वाले भविष्य में। लंबी अवधि के लक्ष्यांक जो है निर्धारित के फिलहाल वो करीबन 850 के पार के हैं। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे, और अगर किसी ने ऊपरी स्तर पर खरीदा हो टाटा मोटर का शेयर, तो इस स्तर से नीचे आता है 625 के आसपास या 630 के आसपास, तो मेरे ख्याल से आप नया निवेश भी कर सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। लेवल्स दर्शक के तो हमारे बहुत अच्छे हैं, और अगर किसी ने ऊंची बाइंग भी कर रखी है तब भी आपको लंबी अवधि के लिहाज से रुकने की ही सलाह दी जा रही है। ऑलराइट, शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है, और फिलहाल योर स्टॉक की हमारी इस पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे हमारी खास पेशकश शेयर बाजार से, जहां पर भी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे ब्रेक के बाद।